कि हाकर पहले चिल्ला चिल्ला कर अखबार बेचते थे और हाकर चिल्ला रहा था कि बस्तर की लड़कियों ने टाकरा और हंसिया से चीते को भगा दिया। मैंने कहा यार बस्तर की लड़कियों ने कर दिया। हमने पूछा कि भाई हम आश्रम खोल रहे हैं लड़कियों का, अपनी लड़कियां भेजोगे? तो बोला कि लड़की कोई पढ़ाता है क्या? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, इसी 2 लाइन के ऊपर 1 घंटे नाचते रहेंगे। मैं नकल करता हूँ, मैं नकलची हूँ तो भारत माता नकलची बनेगी, ये नहीं मैं ये मेरे को मंजूर नहीं हुआ, तो मेरे को झकझोर दिया उसने। संकल्प किया था, बस में लोगों ने बहुत मजाक उड़ाई कि अभी तक बस्तर को कोई नहीं बदल पाया, पर ये सर्वोदयवादी लोग बस्तर को बदले बिना छोड़ेंगे नहीं। जोहार बस्तर, मोचो नाम तेज साहू हुआ है। नमस्कार, जय जोहार, मैं तेज साहू हूँ। आप दलुक मीडिया में स्पेशल एपिसोड देख रहे हैं। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे व्यक्तित्व की स्टोरी आपको बताने वाले हैं, कहानी बताने वाले हैं। बस्तर की जब हम बात करते हैं तो बस्तर के गांधी कहे जाने वाले धर्मपाल सैनी जी है, पद्मश्री धर्मपाल सैनी जी है। उनका व्यक्तित्व आज हम उनके साथ रहे, उनसे बातचीत किए, उनका हम स्वागत करते हैं। सैनी साहब स्वागत। तो मिलिए आप बस्तर के गांधी धर्मपाल सैनी जी से। सैनी साहब के व्यक्तित्व जो रहा है, शुरू में जब बस्तर की जो यात्रा रही है, आज आश्रम में जो शिक्षा व्यवस्था के लिए जब बातें हो रही है, खास करके बालिकाओं की जो शिक्षा में, इसमें अभूतपूर्व कार्य के लिए इनको पद्मश्री और अलग अलग अवार्डों से भी नवाजा गया है। बहुत खूबसूरत दुनिया है, खूबसूरत दुनिया में हमारी वार्तालाप हुई है। दलोक मीडिया से मैं तेज साहू हूँ। तो बातचीत का अंश आप पूरे देख पाएंगे। उसमें हमने आश्रम को एक्सप्लोर किया हुआ है, उसमें बताया है कि कैसे अलग अलग जगहों पर, वो चाहे खेल हो, चाहे अध्ययन अध्यापन हो, सभी में कार्य, रचनात्मक कार्य लगातार चल रहे हैं। लगभग 46 वर्षों से, यानी कि 93 साल के हो गए अभी। और विनोबा भावे जी वाला जो कैसे चैप्टर आगे बढ़ता है उनके जीवन में, गांधी जी और कैसे लोगों का इन्फ्लुएंस होता है, देख पाएंगे। यहाँ से आप देख रहे हैं वीडियो को, कैमरे के पीछे राहुल भाई है। राहुल ने पूरा जो है हमें घुमाया हुआ है, आश्रम को घुमाया है, उनके कैमरे के एंगल से हम लोग घुमाए हैं। इंट्रो था आप लोगों के साथ आज 2-3 घंटे बिता करके बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने एक युवक के एंगल से हमारे कार्य को देखा और उसको आप लोग जब खास करके वो जो बस्तर की बालिका की जो घटना है उसके बारे में जो गलत फहमी हो गई है, उसको सुधारने का काम करेंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। बिल्कुल। दलोक मीडिया से मिस्टर साहू को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि ये अपने जो स्फूर्ति है इनमें युवकाई की, नए नए खोज करने की, नई नई बातें करने की, नए खोज करने की, ये इसमें पूरी सफलता ईमानदारी के साथ प्राप्त करेंगे। ऐसे में इनसे बहुत धन्यवाद दादा जी, प्रणाम। देखिए बस्तर में हम आए और झमाझम बारिश हो रही है और राजधानी के लिए निकलेंगे भी हम। आइए, ये हम यहाँ पे के ऊंचे ऊंचे पर्वतों से, शब्दों की नदियों से परिवर्तन के पानी को बहते देखा। क्योंकि अल्लाह जी को अमेरिका में पूछा, अच्छा, एक अमेरिकन लड़की, इसने मुझे बहुत प्रभावित किया। ये हमारा प्रार्थना का है। अच्छा जी, हमारा दिन यहाँ से शुरू है, मंदिर इतनी पहुँची उसे कब लगेंगे ना। इसमें भक्त भी है, इसमें दार्शनिक भी है, इसमें स्वाधीनता संग्राम सेनानी भी है, इसमें प्रधानमंत्री भी है, इसमें अध्यक्ष भी है, सामान्य जनता भी है और मेनवा भी है, खेल कूद वाली लड़कियाँ हैं। क्या बात है। तो उस समय की बात है जब ये अंडर 17 की अंडर 17 में, अंडर 17 चार की मदीना होता है। यहाँ बैठ जाए नहीं, मतलब यहाँ पे आप बैठते हैं? यहाँ बैठता हूँ। अच्छा, नीचे नहीं बैठता। हाँ हाँ, आइए। ये इसकी बात कर रहे थे आप, इमली? ये जो इमली है, हाँ, इसके नीचे खड़े होकर के लड़की कौन पढ़ाता है, लड़की पढ़ाने आए हैं, लड़की कौन पढ़ाता है, ये चर्चा हुई थी। और बोले कि सैनी जी ये ज़मीन मेरे को आकर्षित कर रही है, आप आश्रम नहीं बनाना। तो इस आश्रम का चयन इसलिए इमली के नीचे हुआ। हाँ, कविश्वर भावे के और एक तहसीलदार श्रीवास्तव होते थे, उनके पिता जबलपुर के थे, उनके पिता स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे। यहाँ सरपंच भी खड़ा था, हम 4 जने थे और इस आश्रम के बनने का निर्णय यहाँ हुआ।
इसीलिए मेरे लिए बड़े टूटे से बड़ी है कि कोई 60% वाला, कोई 80% वाला, कोई 70% वाला, उनको यहाँ सेट करता हूँ। हाँ, ताकि उनको तो थोड़ा सा अलग, तो वो और इसमें मेरे फुटबॉल के बच्चे हैं, अच्छा वहाँ फुटबॉल के बच्चे को देखता हूँ जिनको मैं अंडर 17 में शुरू तो खेलने ले जाता हूँ और सब में प्रेस्टिजियस कॉम्पिटिशन है हिंदुस्तान की, तो उनको यहाँ रखता हूँ जिससे उनको सवेरे से उठाऊँ और जब खेल के आए तो उनको पढ़ने में भी लगाऊँ। मेरे खिलाड़ी लोग अभी यहाँ टॉपर हैं, इस आश्रम में टॉपर हैं। अरे वाह, 86% से 92% जाने वाली लड़कियाँ सब मेरी खिलाड़ी हैं। ये मेरा ग्राउंड है, अच्छा ये मेरा पहला ग्राउंड है। तो धीरे हमने ठीक कर दिया था, ये बाउंड्री वाली सरकार ने बना दी। ये हमारा फुटबॉल, हॉकी, दौड़, रनिंग ग्रुप हम यहाँ करते हैं। इसमें हो जाता है कि यहाँ से आधा किलोमीटर दूर एक बड़ा ग्राउंड है, मैच प्रैक्टिस वहाँ करते हैं। ये सारे बंसर जी ने जब मैंने बहुत आगे किया तो एक फुटबॉल का ग्राउंड बना दिया, बन रहा है। अच्छा, वहाँ पे बनेगा आधा किलोमीटर इसके पास नहीं है, सड़क के उस पास। तो सामान्य प्रैक्टिस था, मैच प्रैक्टिस, इस तरह से मैंने यहाँ इस जगह को यहाँ पे 3 ग्राउंड दे दिए। ओके, और इसमें दिए हैं कि नया बस्तर यहाँ बसने वाला है। आडावासी जो सड़क जारी है तो हजारीपुरा वगैरह ये 10-15 वर्ग किलोमीटर का जगह है, खाली जगह पड़ी है। तो अगला जो बस्तर बसने वाला है इसी जगह बसेगा। वाह, तो उसको खेल ग्राउंड की कमी नहीं होगी। हाँ, अच्छे बच्चे तो है ही। 330 का एक छोटा गांव है। हाँ, अपना गाँव है ये शैक्षणिक गांव है एकदम। तो अब सरकार ने थोड़ा सा मेरे को कर्जा सुना, ये 100 ऊर्जा दे दी है, हाँ, क्योंकि बरसात में बिजली बहुत जाती है। जी। अगर ये बिजली जाएगी तो 100 ऊर्जा से अरे वाह, यहाँ पे लाइट वाइट की कोई दिक्कत नहीं है, सर जैसे यहाँ पे हो जाएगा। हाँ, अब इस साल से हाथी में देख रहा हूँ। ओके, अच्छा, पहले यहाँ पर थ्रोबॉल है ना, थ्रोबॉल में समझ जाए तो गोल्ड मेडल हमारे यहाँ। अरे वाह, इसमें कौन बन लोगे? ये फुटबॉल की टीम है। अच्छा, ये जो फुटबॉल क्लब है ना, ये मेरे भाई है, उसके अध्यक्ष हैं। ओके, और ये इनका कोच है। और ये जो पहले जो सुब्रतो ये बैठी ना, उसकी टीम की लड़कियाँ हैं। वाह, ये मेरे सभी चुनी की पार्टी यहाँ से, अरे वाह, यहाँ से यहाँ तक कक्षा 1 से 8वीं तक है। वाह, छोटे बच्चे तो भी अरे वाह, और तीसरे दिन ये बच्चे देखिए कितने बड़े हैं, इन बच्चों ने 4 किलोमीटर डांस करते चले ठेका देके। तो वहाँ के जो महिला बाल विभाग के जो एक समिति थी उसने इन सब लोगों को नए कपड़े दिए थे। वहाँ से मैंने इनको इंदौर दिखाया। इंदौर में इन्होंने जो कपड़ा बनते देखा तो बोला ये तो ये पुतलियाँ नाचती हैं यहाँ पर तो। और वहाँ उनमें से एक अबूझ मार की लड़की थी, तो उस लड़के ने वो अंगूर देखे तो बोली ताऊ जी क्या अपने बस्तर में बेर तो अलग अलग लगते हैं, यहाँ का गुच्छे बेर लगते हैं। मैंने कहा बेटे ये बेर नहीं अंगूर है। वहाँ से उनको फिर हम लोगों ने पवनार भेजा। मुझे कुछ काम था, मैं भोपाल रुक गया। तो ये वहाँ के उस समय के अधीक्षक है ये, और ये सौंदर्य जी करके एक गांव के अच्छा आदमी थे, वो उड़ीसा जानते थे। तो ये 1979 की यादगार है, इसको मैं सजा बचा के रख रहा हूँ। विनोबा भाई बैठे हैं, तो वहाँ आश्रम में गए थे। तो इन बच्चों को अब इनमें से अधिकांश बच्चियाँ पढ़ लिख चुकी हैं, इनमें से कई बच्चियाँ हमारे यहाँ आश्रम में काम कर रही हैं। ये हमारा पहला बैच था, तो इस बैच की कई लड़कियाँ हमारे आश्रम में काम कर रही हैं। ये शुरुआत हुई है इसकी 11 अक्टूबर 1976 में। ये विनोबा जी की माता जी का शताब्दी समारोह हम मना रहे थे। तो वहाँ मेरे मन में आया
कि विनोबा जी की माता जी के नाम से एक शैक्षणिक संस्था खोली जाए। तो यहाँ हम लोगों ने, उन्होंने इनकार किया, लेकिन बस्तर का नाम लेने पर उन्होंने हाँ कर दी। तो इसलिए मेरे को बस्तर आना पड़ा। मैं धार का रहने वाला हूँ, धार इंदौर मालवा क्षेत्र का काम करने मेरा कार्य क्षेत्र था। तो मैं यहाँ आया। मैं भूटान का कार्य करता हूँ। अगर मैं बचपन से आपको थोड़ा बताऊँ, मैं खिलाड़ी व्यक्ति रहा हूँ, खूब खेलता कूदता था। कॉमर्स में आगरा यूनिवर्सिटी से एक विद्यासागर जी पांडे नाम के एक नौजवान लेक्चरर हमारे यहाँ आए और उन्होंने हमारी क्लास में एक जोरदार भाषण दिया। 15 मिनट का भाषण था। जाने कितने युवकों की ज़िंदगी बदल दी, मेरी तो पूरी बदल दी। उन्होंने अपने आखिरी लाइनों में कहा कि जैसा युवक होगा वैसी भारत माता होगी। युवक नालायक है तो भारत माता नालायक है, युवक वैज्ञानिक है तो भारत माता वैज्ञानिक है, युवा बहादुर है तो भारत माता बहादुर है, युवा मेहनती है तो भारत माता मेहनती है। और आखिरी शब्द बोले कि युवक नकलची है तो भारत माता निकलची है। मेरे को इस आखिरी शब्द ने हिला दिया बिल्कुल। क्योंकि मैं खिलाड़ी होने के नाते से जरा पढ़ाई में खुद थोड़ा कम ध्यान था, तो आवश्यकता पड़ती थी तो नकल भी कर लिया करता था। कि मैं 8वीं क्लास में हम 3 विद्यार्थी थे। हम तीनों ने मालवा की काली मिट्टी उठा के संकल्प किया था कि हम सरकारी नौकरी नहीं करेंगे, हम शादी नहीं करेंगे, हम देश सेवा करेंगे। तो मेरे मन में खेलते खेलते भी आता था कि मैं देश सेवा करूँगा आगे जाके। तो जब यह आया कि भारत अगर युवक नकलची है तो भारत माता नकलची कहलाएगी, तो मैंने तय किया उसी क्षण कि मैं आज से नकल नहीं करूँगा। मैंने पढ़ने में लगा। ये मेरे जीवन का पहला परिवर्तन है। लेकिन देश सेवा करने में मैं नकल करता हूँ, मैं नकलची हूँ तो भारत माता नकलची बनेगी, ये नहीं मैं ये मेरे को मंजूर नहीं हुआ। तो मेरे को झकझोर दिया उसने और मैंने तय किया कि मैं आज से नकल नहीं करूँगा, अपनी बुद्धिमत्ता से ही काम करूँगा। बस ये मेरे जीवन का पहला टर्निंग पॉइंट है। क्या मित्रों, मेरा दूसरा टर्निंग पॉइंट है। मेरे पिताजी को जब ये लगा कि मैं बीकॉम पास हो गया हूँ, तो उसी दिन वो जो अखबार शायद नई दुनिया थी ऐसा कुछ था, उसमें आया था हमारा रिजल्ट। तो मैं 2nd डिवीज़न पास बीकॉम में। और नीचे एक विज्ञापन था, धार नगर पालिका में अकाउंटेंट की पोस्ट खाली है, अप्लाई करें। मेरे पिताजी बड़ा खुश हो गए, लाए ये धर्मपाल तू पास हो गया है। हम 2 लड़के पास हुए थे खाली धार जिले के, धार नगर के, कि ये आ गया है और ये विज्ञापन आया, तू चल। मेरे पिताजी धार महाराज के हेड गार्डनर थे। तो वहाँ सरदार बांडेकर थे, वो उसके चीफ इंजीनियर थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे। तो बोले बांडेकर साहब के पास चल, तेरे को वहाँ मैं सिफारिश करके तेरे को वहाँ नौकरी दिला दूंगा। मैंने थोड़ा मैं घबराया, आप पिताजी के सामने पहली बार कहना था मुझे जो कहना था। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो सरकारी नौकरी नहीं करूँगा। बोला क्यों? मैंने कहा मैंने तो 8वीं प्रतिज्ञा की थी कि मैं सरकारी नौकरी नहीं करूँगा, तो मैं तो नहीं करूँगा। तो थोड़े नाराज़ हुए, लेकिन उन्होंने समझाने की कोशिश करी। फिर बहुत से लोगों ने मुझे समझाने की कोशिश करी, पर मैं अड़ गया कि मैं तो नहीं करूँगा। तो 3 महीने निकल गए इसमें जद्दोजहद में। एक दिन मुझसे बोले, मिस्टर धर्मपाल अपने पाँव पर खड़े हो जाओ। मैं समझ गया, रोज़ बोलते थे बेटे धर्मपाल, आज कह रहे हैं मिस्टर धर्मपाल। अगले दिन मैं उठा, मैंने मेरे पास झोला, तो मैं गांव में जाता तो झोला लेके जाने लग गया था, सरोदे वाले झोला टांग के जाते थे। तो मैंने अपने उसमें एक कुर्ता पजामा रखा, पिताजी की पैर पड़े, घर छोड़ दिया। लेकिन मेरे पास 1 पैसा भी नहीं था। मैं अपने पांडे साहब के पास ही गया। उन्होंने कहा धर्मपाल तू ये क्या कर रहा है? मैंने सर अब तो हो गया, मैंने घर छोड़ दिया। तो बोले अच्छा, मेरे एक मित्र हैं रतलाम में, उन्होंने नई तालीम की शाला खोली एक गांव में, तू वहाँ चला जा। कहाँ भटके गए?
वो तो सरकारी नौकरी नहीं है, वो तो एक संस्था है, और सर्वोदय वाली संस्था ये, सर्व सेवा संघ नाम है उसका, वो सर्वोदय की संस्था है, वहाँ चला जा। मैंने उसे 5 रुपये लिए, 2.5 रुपये का टिकट था उस समय, मैं वहाँ पहुँच गया। गांव में वो गया, गांव में वो आश्रम नई तालीम का विद्यालय था। अब देखिए कैसे मेरे जीवन में संयोग कैसे आते हैं। हाँ, मैं जैसे गांव में मैंने पाँव रखा वैसे वहाँ झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया तो मैं अपने स्कूल में बैठा था, नया जाके बैठे ही था और झगड़ा हुआ तो मैं उठ गया और मैंने कहा कि मैं अभी आता हूँ। तो जो मेरी हेड मिस्ट्रेस थी जिससे मेरा परिचय कराया जा रहा था, वो बोली कि अपनी संस्था का कहना है कि गांव के झगड़े में नहीं पड़ना। मैंने कहा नहीं बहन जी, घर जलता है तो सारा गांव भागता है घर बुझाने के लिए, और 2 दिन जल रहे हैं तो कोई नहीं जाता, मैं जाऊंगा। मेरे को नहीं मालूम था ये महात्मा गांधी की शांति सेना का काम है, मुझे नहीं मालूम था। तो मैं वहाँ पहुँचा, मैंने लोगों को थोड़ा सा कुछ कहा, बातें लोग मान गए, और मैं वहाँ 1 घंटे बैठे बैठे जो मेरे मन में आता हुआ वो गांधी विनवाई का नाम ले लेके कहता रहा। लोग शांति से चले गए। मैं वहाँ गया, बहन जी मुझसे बहुत नाराज़ हुई। मैंने कहा बहन जी देखो ना, गाँव वालों ने मेरे को खाने का निमंत्रण दिया, हमारे घर में खाना खाने आया। इस तरह से मेरे जीवन में ऐसी घटना घटती गई कि जिससे मेरे मन में देश सेवा का विचार और मजबूत होता चला गया। वहाँ मैं 6 साल रहा। आपका जो पहला सवाल था कि बस्तर आपको कैसा लगता है, वो बताता हूँ आपको। जब मैं 8वीं में था तभी एक दिन अखबार का हाकर चिल्ला, उससे मालूम है आपको, ये तो याद होगा कि हाकर पहले चिल्ला चिल्ला का अखबार बेचते थे, साधारण अखबार नहीं बिकता था। तो हाकर शनिवार का दिन था, हमारा सवेरे का स्कूल था, हम स्कूल जा रहे थे और हाकर चिल्ला रहा था कि बस्तर की लड़कियों ने टाकरा और हंसिया से चीते को भगा दिया। मैंने कहा यार बस्तर की लड़कियों ने कर दिया, ऐसा कौन सी जगह है जहाँ लड़कियाँ इतनी बहादुर हैं। तो मैंने वो 2 पैसे से वो नई दुनिया खरीद लिया और पढ़ा उसको। तो पढ़ने के बाद में उसने लिखा, उसने विवरण दिया था कि वो पत्ता तोड़ने गई थी और एक चीते ने, नए चीते ने उस पर हमला किया, तो 3 लड़कियाँ टाकरा मारती थी और 3 लड़कियाँ हंसियाँ मारती थी। 10-15 मिनट लड़ाई हुई और चीता भाग गया। तो मैंने कहा जहाँ ऐसी बहादुर महिलाएं रहती हैं उस बस्तर को देखने एक दिन में जरूर जाऊँगा। ये मेरे मन में एक कल्पना उठी। तो उससे हमने पूछा कि भाई हम आश्रम खोल रहे हैं लड़कियों का, अपनी लड़कियां भेजोगे? तो बोला कि लड़की कोई पढ़ाता है क्या, आप यहाँ आश्रम खोलने आओ 50 साल पहले, और वो अगर यहाँ का सरपंच जी बोले कि लड़की कोई पढ़ाता है तो आपके ऊपर क्या होगा, क्या हाल होगा? वही हाल मेरा हुआ, बुरा। मैंने कहा ये किस आदमी है, सरपंच होके जगदलपुर से 10 किलोमीटर दूर बोल रहा है लड़की को पढ़ाता है। क्योंकि मैं वहाँ भीड़ सेवा संघ का ऑफिस सेक्रेटरी रहा हुआ था 70 से 74। तो वहाँ हम 250 लड़कियों का, इंदौर से 150 किलोमीटर दूर एक गांव में 250 लड़कियों का हायर सेकेंडरी स्कूल चलाते थे, और यहाँ जिला हेड क्वार्टर से 10 किलोमीटर कहा जा रहा है कि लड़की कौन पढ़ाता है। और जब यहाँ 77 के जनवरी में हमारे पास में सैंक्शन लेटर आया सरकार का, तो उसने हमको 80 सीटर सैंक्शन किया था। तो मैं उसको लेके पहुँचा डिप्टी डायरेक्टर साहब के पास में कि साहब ये मेरा सैंक्शन ऑर्डर आ गया है, तो मुझे खोलने की इजाज़त दी जाए और पैसा दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि सैनी जी ये 80 सीटर क्यों सैंक्शन करा लाए? मैंने क्यों, क्या बात हुई? बोले यहाँ 8 लड़कियाँ नहीं आएंगी। और मेरे को चैलेंज किया थोड़ी देर बातचीत में उन्होंने कि मिस्टर सैनी, इफ़ यू विल कलेक्ट 8 गर्ल्स आई विल बी थैंकफुल टू यू। मैं पहले हंसा, लेकिन जब मैं यहाँ काम करने लगा रोया हूँ जाने कितने दिन। मेरा तकिया आंसू से भीग जाता था। 8 क्या 4 लड़कियां इकट्ठे करना परेशानी में पड़ गए।
3-4 महीने में 4 लड़कियां इकट्ठी नहीं कर पाए। एक छोटी सी घटना और जिसने हमारे आश्रम को एकदम विस्तार दे दिया। इधर का एक गांव है दूर, उसमें जंगल था। तो हमारे यहाँ की 2 बहनें थी, शांति लक्ष्मी बहन जी। तो वो घूमती घूमती जंगल में से होके आसपास लड़कियाँ नहीं मिल रही थी, तो थोड़ा अंदर चली गई कि चलो इंटीरियर आंतरिक क्षेत्र में चलते हैं। तो वहाँ उसको 3 लड़कियाँ मिल भी गई। 2 लड़कियाँ 12-13-14 वर्ष की, एक लड़की छोटी। तो गांव की महिलाएं बोली कि बहन जी ये रान मत जा, भालू मिलेगा तो तंग करेगा। तो सड़क हमारे गांव के पास में है, तो बस में बैठ के बस में चेगुन जा, बस में बैठ के जा। तो वो बस में बैठा के ले आई, लेकिन वो अंदर का गांव था। तो उन लड़कियों में से जो बड़ी उम्र की लड़कियां थी, उनके पास में सिर्फ इतनी बड़ी लंगोटी थी और कुछ नहीं था। वही लंगोटी पर आके उन्होंने हमको बैठा दिया और वो बहन जब हमारी उनको बैठा के ले आई बस में। बस में लोगों ने बहुत मजाक उड़ाई कि अभी तक बस्तर को कोई नहीं बदल पाया, पर ये सर्वोदय वाले लोग बस्तर को बदले बिना छोड़ेंगे नहीं, और कुछ मजाक उड़ाई होगी। वो बहनें नीचे उतरी और मेरे ऊपर बरस पड़ी बिल्कुल। और दोनों राजपूत लड़कियाँ थीं और उनका बाप एक समय में बिजावर छोटी सी रियासत से टीकमगढ़ की उसका दीवान रहा हुआ था, और वो उसकी मृत्यु हुई थी प्रिंसिपल पद पे। बहुत नाराज़ हुई कि बस्तर के लोगों को महिलाओं का सम्मान नहीं जानते, ये नहीं जानते वगैरह वगैरह। तो मैं तुरंत साइकिल उठाई, झुरमुट अंधेरा हो रहा था, जगदलपुर में गया और 8-10 झोले खरीदे। उनमें तेल, कंघी, रिबिन, जूता, स्कर्ट, ब्लाउज सब ला के दे दिया। मैंने कहा अब जो कोई जाएगा ये लेके जाएगा और लड़की मिलेगी उसको पहरा के लाएगा। उन गांव वालों ने कहा था कि 2-3 दिन बाद आना। वो बहनें दोनों फिर गई और मैंने उनको सब सामान ला दिया था। तो 3 लड़कियां और तैयार हुई। उन तीनों लड़कियों को बहन जी ने नहलाया अच्छी तरह से, साबुन लगा के, और चोटी कंघी कर दी और चप्पल उप्पल पहरा के जब आई तो उनकी माताओं को बुलाया कि हम ले जा रहे हैं आपकी बेटी को। तो वो निकली बाहर निकली तो उन्होंने लड़कियां देखी, रिबिन बंधी हुई, सबको अप टू डेट। तो वो अपनी खुशी जाहिर करी कि मेरी लड़की तो जगदलपुर जैसी दिख रही है। वो जब हाट जाते थे वहाँ पे तो स्कर्ट ब्लाउज लाल रिबन पहन के देखते थे कि मेरी लड़कियाँ तो जगदलपुर जैसी दिख रही। बस हमारा काम बन गया। 1 सप्ताह में 30 लड़कियाँ हो गई, 1 सप्ताह में, 4 की वजह। इस तरह से हम लोगों ने छोटी छोटी बातें। फिर उन्हीं लड़कियों से मैं ना हल्दी समझता था, ना गोंडी समझता था, कुछ नहीं समझता था। उन्हीं लड़कियों से उनको हिंदी के अनुवाद कराता था कि तू हल्दी वाली बोल, तू गोंडी वाली बोल, तू धुरवा में कर, तू तेलुगु में कर। उन्हीं लड़कियों से छोटे छोटे नाटक कराता था गांव में ले लिया के, 5-5 मिनट के नाटक, और छोटे छोटे गीत लिख दिए। यहाँ उस समय में 2 लाइन के ऊपर 1-1 घंटा नाचते थे लोग, 1 घंटा। जैसे मान लीजिए ये हो गया, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, इसी 2 लाइन के ऊपर 1 घंटे नाचते रहेंगे, कुछ नहीं, 2 लाइन। मैंने कहा यार ये इसका तो उपयोग किया जा सकता है। मैंने छोटी छोटी बात लिखी कि पढ़ लिख के होशियार बनो, ठगना बंद हो जाएगा। मैंने यहाँ एक घटना देखी थी लौंडीगुड़ा के मार्केट में। उस समय बाइयाँ गिनना जानती नहीं थी, तो जो बूढ़ी औरतें थी ना, वो पैसा गिनना शायद नहीं जानती होंगी। वो ऐसा खोल के रख दिया करती थी, पल्ला, सामान खरीद लिया और पल्ला खोल के मैंने उनको रख दिया। वो दुकानदार उसमें से पैसे उठा लिया करता था। मैंने कहा इतना घोर अज्ञान तो मैंने देखा ही नहीं था। मैं काफ़ी घूमा था हिंदुस्तान, हाँ बहुत घूम चुका था। 1976 तक, 46 साल का था मैं, 21 वर्ष में गया था और इतने साल में घूम चुका था बहुत, लेकिन इतना अज्ञान कहीं नहीं देखा था। तो मैंने उसका खूब लाभ उठाया कि देखो लौंडीगुड़ा के बाजार में मैंने सब देखा, पैसे गिनने नहीं जानते हैं। अब दुकानदार को जितना उठाना उठा लिया और बाकी उन्हें पल्लू बांध दिया, चली गई। और ज़्यादातर महिलाएं काम करती हैं यहाँ तो मैंने कहा अगर ये तुम्हारी लड़की पढ़ लिख जाएगी ना,
तो ये अपने पिता का घर भी ठीक कर देगी और अपना ससुराल भी ठीक कर देगी। फिर वो एक नारा बनाया हम लोगों ने, पढ़ी लिखी लड़की रोशनी है घर की। इस तरह से ये विचार फैला और इसके बाद तो पूछे ही मत। वो हम लड़कियों को कहा करते थे, बेटा जो तुम यहाँ सीखती हो घर में जरूर बताओ। मैं खूब घुमाता था लड़कियों को, पहले मैंने यही घुमाया लड़कियों को, अभी तक 79 में यहाँ ले गया। उसके बाद में तो मैंने बालक पालक सम्मेलन शुरू किया। अपने वो लड़की अपने माँ को, बाप को, चाचा को, चाची को सबको लेके आती थी, मैंने सबको लाओ और उन्हीं के खाने में जो उनको खाना खिलाया और खूब बातें करी, गप लगाई उनके साथ में। जब मैंने आता था तो मेरी लड़कियां गोल्डी में उसमें अनुवाद करती थी, छोटा छोटा। मैंने उनको अनुवाद करना सिखाया, बोलो, छोटी छोटी बातें बताता था। लड़की पढ़ेगी तो पैसा गिनना सीखेगी, अब ठगा नहीं जाएगी, ये नहीं होगी, वगैरह वगैरह इस तरह से। और लड़कियों ने जब ये सुना कि अपन कुछ खेती नहीं करते हैं, ये पवना राशन में जाके आई और वहाँ से कपास खेतों में से बीन बीन के लाई थी, पहली बार कपास खिलावा था। तो बोला देखो बेनवा जी के आश्रम में ये कपास होता है, हमने तो पहली बार देखा, इस कपास से अपना कपड़ा बनता है। ये लोगों को नया लगा। फिर बोले इंदौर में हमने देखा कपास में से सूत बनाता मिल और वहाँ कपड़ा बुनते हुए हमने इंदौर में देखा। इस तरह से एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण गांव में उन बच्चों ने पहुँचाया। आध्यात्मिक हम पहुँचा ही रहे थे, आस्था का दोनों समय प्रार्थना करते हैं और इनके त्यौहार जो है बड़ी धूमधाम से मनाते थे। तो आस्था, आध्यात्मिकता और वैज्ञानिकता हम दोनों पहुँचा रहे थे, ये हमारा मुख्य काम रहा। और प्रतिभा निखारने का जहाँ तक विनोबा जी का था, मैं एक एक बच्चे का अध्ययन करता था, ज़्यादा बच्चे थे नहीं, एक एक बच्चे का हम अध्ययन करते थे और उसकी रुचि का ख्याल रखते थे, उसको बढ़ाते थे। इस तरह से हमको धीरे धीरे सफलता मिली। और फिर तो यहाँ मंत्री लोग भी आने लगे, मुख्यमंत्री भी आने लगे, मुख्य सचिव भी आ गए और वो हमको आश्रम एक के बाद एक आश्रम देते गए। और अभी हमारे पास 37 आश्रम हैं और पूरे बस्तर संभाग में। तो बुनियादी रूप से हम लोगों ने यहाँ महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया और ज़िंदगी के जो विविध हिस्से हैं, इसका देश में, हमारे देश में कैसे विकास हो रहा है इसकी तस्वीर हमने बच्चों के द्वारा घरों में पहुँचाई है। मैंने लीडरशिप नहीं दी बिल्कुल ही, एकदम सेवक रहा हूँ, शुद्ध सेवक यहाँ पे। और वो गांधी जी का वाक्य मैंने अपने दरवाजे पे लिख रखा कि मैं सेवा करने में कभी हार नहीं मानूंगा। मैंने हार मानी नहीं कभी, बहुत अच्छा लगे मेरे ऊपर। क्योंकि यहाँ मैं बच्चों के साथ में नाचा भी हूँ, गाया भी हूँ, तो उससे आरोप भी बहुत मेरे ऊपर लगे। मैंने किसी की चिंता नहीं की और बच्चों को खेलने में लगाया। खेलने में लगाने के बाद में तो यहाँ के बच्चों में जो दमखम है, शहरों के बच्चों में तो है नहीं। मैराथन दौड़ में लाखों रुपए मैराथन दौड़ में कमाए, खेलने कूदने में कमाए। फुटबॉल में आज हम लोग सारे छत्तीसगढ़ में नंबर 1 पर हैं। इस तरह से शिक्षा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मैंने सब हिंदुस्तान के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जोड़ा। यहाँ पे ला के मैंने यहाँ गीत जोड़े, एक लाइन तमिलनाडु की, एक लाइन आंध्र की, एक बंगाली, एक ये, इस तरह से बच्चों को डेवलप किया यहाँ पे। वो आपको याद ये 2 बातें हुई। एक तो ये जो द वीक नाम की संस्था है, ये दक्षिण भारत की पत्रिका है और बहुत बड़ी पत्रिका है, कई देशों में जाती है। इसने मुझे मैन ऑफ द ईयर घोषित किया। उसने मेरे को सारे हिंदुस्तान में पहुँचा दिया। 92 में मुझे पद्मश्री मिला, उससे मेरी इमेज सारे हिंदुस्तान में बनी, हर किसी। फिर ये द वीक ने मुझे मैन ऑफ द ईयर घोषित किया। तो सारे हिंदुस्तान के अखबारों में कहीं न कहीं मेरा फोटो और मेरा नाम और बस्तर का काम छपा कहीं न कहीं। और तीसरे ये जो राकेश्वर सिंह मन्हास था, इसको छुड़ाने ने तो वो मेरे को गांधी बना दिया, ये कह सकता हूँ। ये पहला, ये 83 का है, महिला बाल विकास का पहला अवार्ड है। 83 में यहाँ लोग आए, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है ना समिति बच्चों के लिए, वो एक दिन यहाँ आ गई। उस समय हम लोग बरसात के दिन थे और बिल्कुल शुरू के दिन थे।
तो हम लोगों ने आंगनबाड़ी में बच्चे आते थे तो उस समय कपड़ा पहनते नहीं थे, हम पहनाते थे और उतार टूट के फेंक दिए। फिर वैसे अपना इतनी लंगोट लगी हुई है बैठे हैं, तो हम उनको मान्य कर लिया करते थे। तो एक दिन वो लोग आए तो हम लोगों ने एक झोपड़ी नई बनाई थी, 15-20, मैंने कहा 30 बच्चे हो गए थे, तो 30 बच्चों के लिए एक नई झोपड़ी बनाई थी। वो आए और जोरदार वर्षा आई और मैं उनको झोपड़ी दिखा रहा था कि यहाँ बच्चों को रखते हैं, तो झोपड़ी 5 जगह से टपकी। तो वो लोग बोले कि ऐसे में रखी आपने, आपके दिल्ली में शिकायत करेंगे। मैंने कहा बेसिक शिकायत करो, हम तो झोपड़ी में पढ़ाएंगे। तो वो बोले कि नहीं, आप बच्चों को ऐसे रखते हो और आप शहर में रहते होंगे। मैंने कहा इधर आइए, मैं अपने कमरे में ले गया। उस समय हम लोगों ने 2 नई बड़ी बड़ी पेटियाँ खरीदी थी कि बच्चों के लिए जो बिस्तर कपड़े अपने ना उसमें रखते थे। तो मैंने कहा कि ये मेरा खाट है और ये 2-3 ये बहन जी भाई है ना, ये उनके लिए पेटें रखी, ये उनकी खाट है। उनको मैंने पलंग दिए थे लड़कियों को, लोहे के मंगाए थे इंदौर से। उसमें 300 रुपये में मिला था, अभी 3000 में नहीं मिलता है। तो उन्हें देखा कि ये, मैंने कहा ये मैं यहाँ रहता हूँ, मैं शहर में नहीं रहता हूँ, इसी गांव में रहता हूँ, इसी झोपड़ी के पास में, ये झोपड़ी मेरी है और मैं इस पर सोता हूँ। तो तब उन्हें नाश्ता किया, मेरे यहाँ नाश्ता करने से इनकार कर दिया था, नहीं खाएंगे, बच्चों को ऐसे गंदे ऐसी ख़राब जगह में रखा आपने। इतने में क्या हुआ कि ये बातचीत हम कर ही रहे थे कि बाहर जो हमारी आंगनबाड़ी वाली शिक्षिका थी, वो 10-15 बच्चों को ला के बैठाया, टाटपट्टी बिछा के, पानी खुल गया था, बैठाया तो उनको नाश्ता दिया। तो बच्चे ओम सैना भवतु सैनो भुनक्तु बोलने लग गए। तो बोले ये कौन बोल रहा है संस्कृत में? मैंने कहा ये आंगनबाड़ी के बच्चे बोल रहे हैं। वो बाहर निकले देखने के लिए, वो सब नंग धड़ंग बैठे हुए वहाँ पे, किसी कोई लंगोटे बैठा हुआ, कोई चड्डी पहने और कोई भी कोई नंगा। तो बोले ये बोल रहे हैं? मेरे को हाँ, क्या हो गया? बोले संस्कृत बोल रहे हैं? मेरे को हाँ, आप देखते रहो। तब उन्हें हमारी रिपोर्ट ठीक की कि यहाँ कपड़े भले नहीं हो, झोपड़ी भले टपक रही हो, लेकिन यहाँ दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमारी जान बची उस रोज। एक ऐसी घटना और आपको बताता हूँ। घटना से घटना याद आती है, भूल जाता हूँ आजकल मैं, 93 बरस का बुढ़ा हो गया हूँ। तो यहाँ विद्याचरण जी हमारे यहाँ 2 बस भर के पार्लियामेंट मेंबर लिया है और वो या उसमें हमने हाल में बैठाया और कुछ कार्यक्रम दिखाए। तो कार्यक्रम में सेवती नाम की एक लड़की थी, उसने ये मेरे वतन के लोगों इतना बढ़िया गाया कि वो 2-4 लोग तो रोने ही लगे। लेकिन आखिर में जब यहाँ उनको ये जो हमारा जो पोस्टर का बना है ना, इसमें बैठाया, नाश्ता सा खिलाया उनको। तो विद्याचरण ने मेरे को बुलाया कि सनी भाई, ये हमारे जो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ये कह रहे हैं कि आदिवासी लड़कियों का चेहरा मोड़ा इतना अच्छा नहीं होता और ये तो बड़े सुगढ़ चेहरे दिख रहे हैं। तो उनको शंका है कि तुम आदिवासियों के नाम से कोई दूसरी लड़कियों को तो नहीं रखते। मैंने कहा था ऐसा मैं क्यों करूँगा, मैं गांधी जी का फॉलोअर हूँ और मैं ये क्यों करूँगा, ये झूठ क्यों करूँगा, मैं तो यहाँ सेवा करने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने, ये सब आदिवासी हैं, हम घरों में जा के लाए हैं, झोपड़ियों से निकाल के। उन्होंने जाके बताया, क्योंकि आधे घंटे बाद फिर बोले कि नहीं, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो मानने को राजी नहीं है कि आदिवासी लड़कियाँ हैं। तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आया और मैं फिर हाल में घुसा। और हाल में घुसने के बाद में मैंने लड़कियों से कहा कि बच्चों, आज तुम्हारे ताऊजी के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। लड़कियाँ बोली, अरे ताऊजी बोल। मैंने कहा ये साहब लोग आए ना, पार्लियामेंट के मेंबर लोग, ये कह रहे हैं तुम आदिवासी नहीं हो, ये तो तुम हिंदी अच्छी बोल रही हो, तुम संस्कृत बोलती हो, तुम दूसरे डांस में दिखा रही हो, तुम वो कुछ बोलते हैं तो कुछ तुम बता भी देती हो, तो ये कहते तुम आदिवासी नहीं हो। तो सब लड़का चुप, हमारे शिक्षक भी चुप। एक लड़की खड़ी हुई, बोली, ताऊ जी मैं मुरिया हूँ, मेरे यहाँ पर 3 दाग, वो गोना होता है ना,
ये 3 गोंदा लगा हुआ है, इसका मतलब मैं मुड़िया हूँ। यहाँ लगा हुआ है इसका मतलब गोंड हूँ। यहाँ लगा है मैं दुर्मा हूँ। यहाँ लगा है मैं यूँ। तू सांग उनको कि इनके गोंदा देख ले और देख ले कि आदिवासी है कि नहीं है। मैंने जाकर कुछ लड़की खड़ा कर दिया, तब जाके वो आदिवासी मेंबरों ने माना कि ये लड़कियाँ आदिवासी है। ये तो मेरी तो फजीता हो जाता उस रोज। इस तरह से इन बच्चों के सहारे ही मैं अपना सफ़र, इनके लीडरशिप में मैं काम कर रहा हूँ। मैं ये कह सकता हूँ, मैं सच्ची भाषा अगर बोलूँ तो मैंने यहाँ के बच्चों के और यहाँ के पिता माता पिताओं के लीडरशिप में, भाई मैंने परिवर्तन के काम विचार मैंने दिए, लेकिन इनकी लीडरशिप में दिए, अपनी लीडरशिप में कुछ नहीं दिया। इससे यहाँ लोगों ने मुझे सहज स्वीकार कर लिया। लोगों को पता ही नहीं पड़ा मैं क्या कर रहा हूँ।